प्रश्न संख्या 9। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन असत्य। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए पहले हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए, गिनती में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, यानी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या परिमित है, अतः सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाता है। ठीक है, बस देखिए, शून्य को सम्मिलित कर लेना है प्राकृत संख्याओं में, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका ये देखिए सत्य कथन है, क्योंकि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए प्राकृत संख्या सारा आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सत्य। यानी देखिए, सत्य को टी से लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टी। तो प्रश्न 9 का पहला में हम क्या लिखेंगे, टी। देखिए, सत्य कथन को टी से लिखना है। और देखिए दूसरा में है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए, पूर्ण संख्या में शून्य आ गया, शून्य सम्मिलित है प्राकृत संख्या के साथ, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या शून्य से। तो ये गलत है, यानी असत्य कथन है। तो इसमें हम एफ लिखेंगे। तो ये गलत है, यानी असत्य कथन है, तो एफ यानी फॉल्स। तो एफ लिखेंगे और इसका कारण भी देना है। तो देखिए, हम इस कारण दे देते हैं, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, जो प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए, ये कह रहा था कि गलत कथन अगर है तो उसका औचित्य भी देना है। तो क्यों गलत है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, यानी शून्य प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, दिया हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका गलत होगा आंसर। यानी ये गलत का सत्य कथन है, तो इसका हम एफ से देंगे, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तीसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पहले हम पूर्णांक को समझ लेते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर वह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है, जिसे हम प्रतीक जेड से निरूपित करते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पे पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखिए, शून्य, देखिए प्राकृत संख्या भी आ रहा है, शून्य भी आ रहा है, और इधर है ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, तो इसको इन सबको मिलाकर के क्या हुआ, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो देखिए, इसका आवश्यक तथ्य दिया हुआ है, शून्य एकमात्र ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। पूर्णांकों की कुल संख्या अपरिमित है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या में तो शून्य से शून्य, 1, 2, 3 ये सब होगा। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पे पूर्ण संख्या बनता है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये तो गलत है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। तो देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसीलिए गलत कथन है, यानी असत्य कथन है। ठीक है, तो तीसरा में हम एफ लिखेंगे और कारण देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। तो तीसरा में हम लिखेंगे, देखिए असत्य कथन है तो एफ से, उसके बाद देखेंगे लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक
पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते। ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक ये क्या होगा, सत्य कथन। इसमें हम F लिखेंगे। 4 में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या एक बार समझ लेते हैं। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, बस इसमें क्या शर्त होना चाहिए कि P और Q पूर्णांक है तथा Q यानी जो हर में संख्या होना चाहिए वह शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 1/5, 7/4, 13/84। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। आवश्यक तथ्य, परिमेय संख्याओं की कुल संख्या अपरिमित है। सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं शून्य बराबर 0/1। देखिए शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसी से हमारा उत्तर मिल गया जो अभी पूछ रहा था उसमें। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक ऐसी संख्या a को हम a/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो तीनों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 को 2/1, 83 को 83/1 लिख सकते हैं, -65 को -65/1। ठीक है, तो 4 में सत्य कथन है, तो T से देखिए हम लिखेंगे इसको, यानी ट्रू। अब लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक a को a/1 के रूप में लिखकर P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो देखिए ये हम लिख देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक a को a/1 के रूप में लिखकर P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में देखिए सब आ गया, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। ठीक है, तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है तथा Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम चौथा का आंसर दे देंगे। पचमा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पचमा में देखिए इसका उत्तर होगा फॉल्स, यानी असत्य कथन है। क्यों देखिए हम लिख रहे हैं, पहले फिर समझा देंगे। भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती।
पूर्णांक नहीं होती। देखिए, भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। ठीक है, यानी भिन्नात्मक संख्याएं जितना भी है वह पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में क्या क्या आ जाता है? धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक में नहीं होती है, इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य कथन है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्या भी आ गया, तो भिन्नात्मक संख्या पूर्णांक नहीं होती है, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए ये जो कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, वो क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि भिन्नात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। छठा में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें भी हम लिखेंगे, ये भी देखिए असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि भिन्नात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। देखिए, भिन्नात्मक मतलब भिन्न वाला संख्या, जो भिन्न के रूप में होता है। भिन्नात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ठीक है, देखिए, भिन्नात्मक संख्याएं जितना भी है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए वह कथन क्या है? सत्य कथन है। कौन सा कथन? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भिन्नात्मक संख्याएं जो होती है वह तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे हम? असत्य कथन यानी एफ लिखेंगे, फॉल्स। सतमा, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक हैं। तो सतमा भी असत्य कथन है, तो इसको एफ से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी पूर्णांक यहां पे ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और 6। तो 5 और 6 के मध्य कोई पूर्णांक नहीं है। 5 और 6 के मध्य कोई पूर्णांक नहीं है। देखिए, क्या कह रहा है वहां पे? किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक हैं। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि देखिए 5 और 6 चाहे कोई भी, 6 और 7 के मध्य में कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, दो पूर्णांक, उसके मध्य में कोई और पूर्णांक नहीं होगा। लगातार में जैसे 5 और 6, 6 और 7, 3 और 4, इसके मध्य में कोई पूर्णांक नहीं है। तो वही पूछ रहा है किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच। तो देखिए, दो पूर्णांक तो हम लिए हैं 5 और 6, तो इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके मध्य में कोई पूर्णांक नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ये कथन असत्य। 8वां, 12 और 15 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है। तो 8वां में हम लिखेंगे, ये भी देखिए असत्य कथन है, तो हम एफ से लिखेंगे। ठीक है, और लिखेंगे इसका कारण, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात
कर सकते हैं। तो ये असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है? क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 और 15 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है। तो ये कथन असत्य कथन है, क्योंकि 12 और 15 के बीच में हम अपरिमित यानी अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, असत्य कथन, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना है।